अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद वकास अंसर, योर इंग्लिश टीचर। आज हम फेडरल बोर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव टाइप। ये आपके सामने थर्ड मॉडल पेपर का सलूशन है। तो 80 मार्क्स का पोर्शन होता है सब्जेक्टिव, और आपके पास 2 घंटे और 35 मिनट का टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। Question number 2 says, read the following passage carefully and answer any 6 questions, including question number 1 appended to it. आपके पास 6 क्वेश्चन आपने करने हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन लाजमी है और बाकी कोई से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट में ये बात लिखी भी हुई है। नोट क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट समरी राइटिंग इज कंपल्सरी, कैरिंग 8 मार्क्स, वाइल रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स ईच। यानी क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, लाजमी है, इसके 8 नंबर हैं, और बकिया कोई से भी आप 5 सवाल करेंगे, हर सवाल के 4 नंबर होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन 1 का जो टेक्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन 2 का जो टेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है, बाय द एज ऑफ 6 द एवरेज चाइल्ड विल हैव completed the basic education and be ready to enter school. If the child has been attentive in these preschool years, he or she will already have mastered many skills. इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ है। मैं अभी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपने ऑब्वियसली पेपर सॉल्व करना है, तो पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड कीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आइए और क्वेश्चंस को भी रीड कर लें एक दफ़ा, और उसके बाद फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैराग्राफ को जो रीड करेंगे, तो उसमें फिर आप क्वेश्चंस को माइंड में रख के इसकी रीडिंग कर रहे होंगे। साथ के साथ आप उसको स्पॉट भी कर देंगे कि मेरे किस क्वेश्चन का आंसर किस पोर्शन में मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, आपने ऐसा नहीं करना कि एग्जैक्ट वर्डिंग पैराग्राफ की जो है वो उठा के उसको कॉपी करके लिख देना है, बल्कि आपने सेल्फ वर्डिंग में उसका आंसर देना है। तो अगर आप सेल्फ वर्डिंग में उसका आंसर देंगे, तो वो उसमें आपको 4 में से 3 साढ़े 3 नंबर दे देगा, अगर वो ठीक दिया है। अदरवाइज़ ये अगर आप एग्जैक्ट पैराग्राफ की वर्डिंग लिखेंगे, तो इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि तकरीबन 2 या 1.5 नंबर उसको मिलता है बच्चे को। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना कि एग्जैक्ट वर्डिंग पैराग्राफ की कोड करनी है। अच्छा, अब समरी का क्वेश्चन कैसे करना है। समरी मुख्तसर करने को कहते हैं, इख्तिसार को कहते हैं, ब्रीफ जो एक अटेम्प्ट होती है उसको कहते हैं। तो आपने इसको वर्ड्स को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल, ये पहली लाइन लिखी हुई है बाय द एज ऑफ 6 वाली, मैं इसके वर्ड्स काउंट करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड्स हैं। आप जे में रखें 15 वर्ड्स को, तमाम वर्ड्स काउंट करने हैं। उसमें आर्टिकल भी शामिल है और प्रपोजिशन भी शामिल है। तो एवरेज 15 वर्ड्स आ रहे हैं, और लाइन गिन लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और बाकी जो लाइंस हैं तो कुछ छोटी हैं, उन मिला के उनको मैंने एक लाइन कर दिया, तो 22 या 23 लाइंस हैं। आप 15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अबाउट 330 बनता है। तो ये तकरीबन 340 वर्ड्स हैं। आप इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका आंसर आना चाहिए तकरीबन 110 to 15 वर्ड्स। तो इस रेंज में अब आपने समरी लिखनी है। तो अपने जहन में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये 8 मार्क्स हैं क्वेश्चन के, जिसमें से 7 मार्क्स समरी के हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो 7+1 यानी 7 मार्क्स की समरी है और 1 मार्क का टाइटल है। तो टाइटल में लिखा हुआ है मोड्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आप अप्रोप्रिएट टाइटल इसका देंगे। और समरी आपके सामने ये देखें, तकरीबन 120 वर्ड्स की इन्होंने लिख दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही 15 वर्ड्स की लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तकरीबन 130 वर्ड्स बनते हैं। तो 5-10 वर्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो इससे इशू नहीं बनेगा। तो आपने इस तरह से समरी लिखनी है। आप देखें, लिखा हुआ है इन्होंने कि एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड commences even long before he or she joins a formal institution। यानी कि आप अपने वर्ड्स में जब लिख रहे हैं, तो आपने उसका आउटकम लिखना होता है, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखनी होती।
उस जो हमें भी पैराग्राफ या जो भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो मैसेज दे रहा है, इस मैसेज को हमने ओन वर्डिंग में लिखना होगा। तो उसको तरीका यही है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप डिलीट कर देंगे और एग्जांपल्स को भी डिलीट कर देंगे, कोटेशंस को अनकोट करेंगे। मतलब अगर कोटेशन लिखी हुई है तो उसको अनकोट करेंगे, उसको एज इट इज़ नहीं लिखना। और अनकोट भी करेंगे, उस वाली कोटेशन को करेंगे जो लाजमी है, जो थीम का हिस्सा बन रही है। जो थीम का हिस्सा नहीं बन रही, उस कोटेशन को आप छोड़ देंगे। और इसके अलावा फर्स्ट पर्सन नहीं यूज़ करेंगे, आई या वी यूज़ नहीं करेंगे। और मतलब इसको आप जितना इजी वर्डिंग में लिख सकें जिसमें गलती के चांसेस ना हों, तो वो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। और जो क्वेश्चन है, जैसे कि बाकी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसको भी अब देख लें। जैसे लिखा हुआ है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन ही यूजेस द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? डू यू अग्री विद द राइटर्स ओपिनियन ऑन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? आंसर लिखा है, द राइटर यूजेस द एक्सप्रेशन फॉर्मल एजुकेशन। तो आप देख लें, इसने वर्डिंग क्वेश्चन की ही इस्तेमाल की है। स्टार्ट क्वेश्चन वर्डिंग से करते हैं, उसके बाद फिर आप पैराग्राफ की तरफ जाएं और उसमें से जो आंसर है उसको सेल्फ वर्डिंग में लिख दें कि टू रेफर टू द प्रॉपर नॉलेज चिल्ड्रन रिसीव एट स्कूल विच इज़ द स्टार्ट ऑफ देयर एकेडमिक जर्नी ड्यूरिंग दिस एज दिस स्टेज अ चाइल्ड unreveals that his this life is merely a test, and in order to make the cut, the child has to meet the expectations of the testers. It teaches the children at a young age to win by fair means or fall. I agree with the writer's opinion, and often the winners of the race of life are those who lack morals. अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्डिंग यूज़ की है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस लेवल की वर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको इस पे मास्टरी नहीं है तो आप सिंपल वर्डिंग में आंसर दें। थोड़ा सा इसका आंसर लेंथी भी हो गया है, आप 50 वर्ड्स को दे में रखेंगे कि 50 वर्ड्स से एक्सीड ना कीजिएगा, चांसेस ऑफ एरर बन जाते हैं। तो ये जस्ट एक आइडियल अटेम्प्ट है, और आपको एक व्यू देना होता है, इसलिए उन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया है। तो आपका आंसर 50 वर्ड्स, मैक्सिमम 60 वर्ड्स पे होना चाहिए। और मतलब रफली आप जे में रखें तो 50 वर्ड्स आर इनफ। तो इस तरह से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। स्टूडेंट पूछते हैं जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि नहीं, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन यूजुअली अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए टाइम की कमी की वजह से। लेकिन अगर आप वोकेबलरी वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा पे रख लेते हैं तो भी इट्स अ गुड थिंग। कि अगर बिलफर्ज वोकेबलरी जो है वो उसका आंसर, जैसे अंडरलाइन वर्ड होता है ना, अंडरलाइन वर्ड का आंसर देना आपने, तो वो वाला क्वेश्चन जो है उसमें ये जैसे लिखा हुआ है कि डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। पहला है सोफिस्टिकेटेड, तो कॉम्प्लेक्स और एडवांस। अच्छा जी, आर्मामेंट्स मतलब वेपन्स, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, और डिमॉन्स्ट्रेटिंग मतलब शोइंग या एग्जिबिटिंग। तो ये इसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा में रख लें, बाकी कोई से 5 अटेम्प्ट कर लें। अगर इसमें कोई एक आधी गलती भी हो जाती है, वो मतलब एग्जामिनर को ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो बेस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं को ही काउंट करते हैं, तो बेस्ट वाले 5 को काउंट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से, अब पोएम्स दो आएंगी, स्टेंजाज दिए जाएंगे, उसमें से क्वेश्चंस होंगे और चॉइस होगी। जैसे आपके सामने ये है, आप देख लें कि एक स्टेंजा दिया गया, फिर और भी है। तो 2 पोएम्स हैं, देखते हैं कौन कौन सी पोएम्स हैं। द टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो वुड। आपको आइडिया होगा कि ये हमारी केपी के बुक में से आ गई है। तो एक पोएम केपी के बुक से आएगी और एक पोएम जो है ब्लोसम बुक से आएगी। अब आपके पास चॉइस नहीं है किसी पोएम को छोड़ने की। आप केपी के बुक को फॉलो करें और तमाम पोएम्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, इनके थीम्स को पढ़ें, क्योंकि थीम वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इसके ओवरव्यू अच्छा सा ले लें इसका, देखें मैसेज क्या है हर पोएम का। चलें इस पोएम को पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in undergrowth.
स्टैंजा 1 कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा ये स्टैंजा था जिसमें इंट्रोडक्शन है पोएम का। और नेक्स्ट नेक्स्ट है जी कि देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them about the really same. क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। मैंने आपको पहले कहा था कि थीम वाले क्वेश्चन पूछता है, तो अब जो पोएम का थीम है वही इस एक्सट्रैक्ट का थीम भी होगा, क्योंकि मेन थीम जो है वो सेम रहता है। तो ऑन वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज indecision. One has to eventually make a decision which is the best path to choose. Decisions set a course of our life and give it a particular direction. Therefore, one should take decision sensibly so that he would not regret in future. तो इस पूरी पोएम का बेसिक थीम भी यही है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अटैम्प्ट है। तो यहाँ पे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाह रहा है कि हम डिसीजन मेकिंग में बहुत परेशान होते हैं, और अगर हम कोई डिसीजन कर लेते हैं तो फिर हमें उससे स्टैंड करना चाहिए और उसी पे यकीन करना चाहिए। आमतौर पर नेचर ये कहती है इंसान की कि जब हम कोई डिसीजन कर लेते हैं तो फिर जो दूसरा रास्ता होता है ना, उसको हम सोचना शुरू हो जाते हैं वो कैसा था, और दूसरी ऑप्शन हमें अच्छी लगना शुरू हो जाती है और फिर वो हमें तंग करती है, और हम ये सोचते हैं कि काश उस पर चलते होते। और फिर हम ये भी कहते हैं चलो अभी तो नहीं, नेक्स्ट ऐसी बात आएगी तो मैं दूसरे वाली जो ऑप्शन होगी उसको फॉलो करूँगा। लेकिन लाइफ चलती रहती है, तो फिर वो एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान उस पर भी नहीं चल सकता है। बहरहाल अपने किए हुए डिसीजन के ऊपर कायम रहना चाहिए, उस पर खुश होना चाहिए। ये इसका थीम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2। व्हाट डिफ़िकल्ट चॉइस इज़ द पोइट obliged टू मेक। तो कौन सी डिफ़िकल्ट चॉइस थी जिस पे वो खुश होके वो चल रहा है। टेकिंग डिसीजन इज चूजिंग द पाथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजंस द पोइट हैज़ टू मेक। ही हैड टू चॉइसेस बट व्हेन he opted for one road, rejecting the other, he thought that he might regret in future, because only the future can reveal whether the decision was a mistake. The poet would like to take both roads but can only walk one. तो बात थोड़ी सी ये मेन थीम से रिलेट ही हो रही है कि हमें जब दो ऑप्शन मिलती हैं तो जो हम ऑप्शन छोड़ देते हैं वो भी हम असल में चाह रहे होते हैं कि उसको भी अडॉप्ट कर लें, और वक्त बताता है बाद में कि कौन सी ऑप्शन ठीक थी। नेक्स्ट है जी राइट डाउन टू राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजास। तो आप देख लें कि पहला जो स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम भी देख लें और दूसरे स्टैंजा की राइमिंग स्कीम भी देख लें। द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टैंजा इज़ ए बी ए बी, और फिर है सी डी सी सी डी। थस वी कैन से दैट राइमिंग पैटर्न इज़ प्रेजेंट इन बोथ स्टैंजाज ए बी ए बी। यानी कि उसने क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी किया है। आपने करना क्या होता है, आपने करना ही होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। आखिरी वर्ड देखें क्या है, वुड, और दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड है बोथ। तो ये दोनों आपस में नहीं मिलते अदायगी की लिहाज से, एक वुड है दूसरा बोथ है। तो हम पहले को ए कह देते हैं और दूसरे को बी कह देते हैं। अगर वो दूसरा बी पहले से मिलता होता तो उसको भी हम ए कहते, लेकिन क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है तो उसको हम बी कह देंगे। और फिर उसके बाद स्टूड है जो ए या बी दोनों में से ए से राइम कर रहा है, इसलिए इसको भी ए कह देंगे। और उसके बाद कुड है, ये भी ए के साथ राइम कर रहा है। और जो पांचवी लाइन का आखिरी वर्ड है वो अंडर ग्रोथ है, जो कि बोथ यानी कि बी से राइम कर रहा था। तो इसकी राइमिंग स्कीम बन जाएगी ए बी। अब उसके बाद अगर हम यूं करें कि नेक्स्ट स्टैंजा यहीं से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इसको भी ए से स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो आप ये लिख सकते हैं कि द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा इज़ ए बी, और दूसरे बाद राइमिंग स्कीम ऑफ सेकंड स्टैंजा इज़। दोबारा से उसको फिर हम ए से स्टार्ट करते हुए क्या करेंगे कि फेयर, इसको हम ए कह देते हैं। क्लेम, क्योंकि फेयर से राइम नहीं कर रहा है, इसको बी कह देते हैं। वेयर, ये फेयर से कर रहा है राइम, इसको ए कह देते हैं। देयर भी राइम कर रहा है ए से ही, इसको भी ए कह देते हैं। सेम, ये बी से राइम कर रहा है तो उसको हम बी कह देंगे। तो सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बिल्कुल वैसी है जो फर्स्ट स्टैंजा की है कि ए बी। तो आप सिंपली लिख सकते हैं द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा इज़ ए बी
एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ सेकंड स्टैंजा इज ए बी ए बी। तो आपका ये आंसर ठीक शुमार होगा। बलूचिस्तान बुक से ये स्टैंजा आया हुआ है, हम इसको फॉलो चले नहीं करते। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फ़िलहाल इस प्रिपरेशन को इस तरह से करें कि वो आप अपनी जो केपी की बुक है इसके तमाम पोएम्स को फॉलो करें, तैयार करें इनको। बी पोर्शन जी, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्ले राइट्स ऑफन क्रिएट conflicting characters whose struggle provides for the crisis or tension in the play. Elaborate with reference to a play you have read. अच्छा जी, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ट्रिकी काम किया है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपके पास होगी चॉइस की, आप देख लें। पहले क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टर्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एनी पीस ऑफ लिटरेचर यू हैव कम अक्रॉस। तो ये बेसिकली जॉनर्स ऑफ लिटरेचर का क्वेश्चन है, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर का क्वेश्चन है। एलिमेंट्स ऑफ आप इसको स्टोरी भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आप इसको प्ले भी कह सकते हैं, या फिर इस तरीके से कुछ भी एलिमेंट्स हैं ये। तो ये 6 होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन भी कहलाते हैं। ये 6 हैं, कौन कौन से हैं? एक तो इसमें करेक्टर्स है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, तीसरा प्लॉट है, चौथा सेटिंग है, पांचवा पॉइंट ऑफ व्यू है, और छठा इसका थीम है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे आप देख लें, ये पहले वाला कॉन्फ्लिक्ट के साथ चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट उस प्रॉब्लम कहते हैं जो मेन कैरेक्टर्स के दरमियान होती है, और वही प्रॉब्लम ही असल में पूरी स्टोरी को लेके चल रही होती है और स्टोरी में इंटरेस्ट को पैदा करती है। तो क्वेश्चन क्या है? प्ले राइट ऑफन क्रिएट कॉन्फ्लिक्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट है। हुज स्ट्रगल, फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो फिर स्ट्रगल करते हैं। प्रोवाइड फॉर द क्राइसिस और टेंशन इन द प्ले, जिससे प्ले के अंदर या स्टोरी के अंदर एक टेंशन सी क्रिएट होती है। एलेबोरेट विद रेफरेंस टू प्ले यू हैव रेड, तो आपने किसी भी प्ले के साथ इसको रिलेट करना है। तो आंसर देखते हैं कैसे लिखा है इन्होंने। कॉन्फ्लिक्टिंग कैरेक्टर्स आर द engine of a storyline of any work of fiction and drive the story forward. Playwrights often push them into situations of increasing conflict. Conflict, both internal and external, comes from contradictory warring traits। अच्छा, अभी इसको आप सिंपली कुछ नोट्स में मैंने भी शेयर किए हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, आपको मिल भी जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे। आप एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन देखें, उसमें कॉन्फ्लिक्ट तैयार कर लें। इन 6 के 6 एलिमेंट्स हैं, उनको छोटा सा आपने प्रिपेयर करना है और उसकी 2-4 लाइंस को, और उसके बाद ये इतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 लाइंस में कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन लिखें, उसकी थोड़ी सी काइंड्स लिख दें। कॉन्फ्लिक्ट करेक्टर वर्सेस करेक्टर होता है, कॉन्फ्लिक्ट करेक्टर वर्सेस नेचुरल फोर्सेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट करेक्टर वर्सेस सुपर नेचुरल मशीनरी है, कॉन्फ्लिक्ट अपने आप से भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लिखने के बाद आप इसको रिलेट कर देंगे पीस ऑफ लिटरेचर से। जैसे कि अभी प्रोग्रेस आपने पढ़ रखा है, तो प्रोग्रेस में 2 करेक्टर्स हैं, एक मिसेस मेल्डन है, एक उसका भाई है प्रोफेसर कोरे। प्रोफेसर कोरे एक डिस्ट्रक्टिव माइंड रखता है, मिसेस मेल्डन एक सेंसिटिव सी वुमन है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सोचती हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों में डिबेट पूरा प्ले इसी में चलता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट है, और उसको फिर दोनों एक दूसरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लाने की कोशिश करते हैं, यही इसमें लिखा हुआ है। अगर आप फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल देखते हैं करेक्टर्स, तो उसके हवाले से भी करेक्टर्स की काइंड्स हैं। करेक्टर जब आप पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स में करेक्टर भी एक टॉपिक है। तो करेक्टर्स की 2 काइंड्स होती हैं, एक होते हैं फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वो होते हैं जो अपने आप को चेंज करते हैं, इनफ्लेक्सिबल वो होते हैं जो वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते। हम ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल करेक्टर्स आर राउंड करेक्टर्स एंड इनफ्लेक्सिबल करेक्टर्स आर फ्लैट करेक्टर्स। फिर करेक्टर्स की और भी काइंड्स हैं, जैसे कि आप ये कह लें कि एक और तरह की डिवीजन है प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट के हवाले से। प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर को या हीरो को कहते हैं, और एंटेगनिस्ट नेगेटिव मेन कैरेक्टर या विलन को कहते हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन जिस तरह से आए, आपने ये 6 एलिमेंट्स तैयार करने हैं। उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो करेक्टर वाला एलिमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, प्लॉट है, और ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
बाकी जो सेटिंग है और पॉइंट ऑफ व्यू है और थीम है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, उनमें से कोई एक आने के चांस है। हाँ तो दो क्वेश्चन तो उनमें से कोई एक आप अटेंड कर लेंगे। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सीवी राइटिंग है और राइट योर सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र इन एन इंश्योरेंस कंपनी एडवर्टाइज्ड इन आ न्यूज़पेपर। ये आपके सामने सीवी का एक थोड़ा फॉर्मेट लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोफाइल है, CNIC नंबर है, DOB डेट ऑफ बर्थ को कहते हैं, मैरिटल स्टेटस है और पोस्टल एड्रेस वगैरह सब कुछ मौजूद है, फ़ोटो भी होगी, आपका CNIC नंबर, आपका सॉरी ईमेल एड्रेस और आपका सेल फ़ोन नंबर इसमें मौजूद होगा, नाम भी होगा फ़ोटो के नीचे। ये पैटर्न भी ठीक है। आप इनको फ़ोटो के नीचे अगर नहीं लिखते, फ़ोटो अलग रखते हैं और इसको साइड पे लिखते हैं, ये भी ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है, इसमें कोई एक सेंटेंस लिखना है आपने, होता है अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर यहाँ क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, सबसे टॉप पे सबसे बेहतर और उसके बाद इनकी रीसेंट वाली और उसके बाद उससे उससे पिछले वाली। तो ये एक मतलब डिसेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो ये आप फिक्स करेंगे डिमांड के लिहाज से, क्वेश्चन में जिस तरह की मतलब आप जिस पोस्ट के लिए आपने सीवी अप्लाई करनी है उस तरह की एजुकेशन आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो रीसेंट है उसको पहले और जो उससे पिछले वाला है उसको बाद में लिखेंगे। आप देख लें आपके सामने ये मौजूद है, तो इसके कॉलम्स और रोज़ बना के तो एक्सपीरियंस लिख सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्किल्स हैं या डिस्टिंक्शंस हैं। आप ने जो कुछ भी इसके अलावा डिप्लोमास किए हुए हैं या स्किल्स हैं तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे हैंड्स ऑन मैनेजमेंट ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, एबिलिटी टू मेंटेन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, गुड नॉलेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो फाइनेंस। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट कैसे हैं, रेफरेंसेस क्या हैं, तो ये इस तरह से एक सीवी आप लिख सकते हैं। ये अभी सीवी के जो मार्क्स हैं, पहले तो 6 हुआ करते थे, अब 8 हो गए हैं। तो ओवरऑल 8 मार्क्स में से 7 मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं और इवन 8 भी क्लेम कर सकते हैं आप अच्छे अटैम्प्ट के साथ। क्वेश्चन 5 बहुत ट्रिकी होता है और इसको थोड़ा तैयार कीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके 3 पार्ट्स हैं, ABC। पार्ट ए में क्या है, इलस्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस इन एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय करेक्टली रीराइटिंग दैम। आपने सिर्फ वर्ड नहीं लिखना बल्कि सेंटेंस पूरा लिखना है और जो ब्लैंक है उसको आपने हाईलाइट भी करना है और मार्कर से लिख सकते हैं। तो लिखा वी डैश द ट्रैश फॉर पिकअप, तो लेफ़्ट आउट या लेफ़्ट ओवर, तो लेफ़्ट ओवर जो है ये करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पे है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेजल वर्ब है ये। दाऊद एंड बदर डैश ईच अदर एट द मॉल, तो रैन इनटू है, रैन ओवर है, तो रैन इनटू यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब है। इनकी मीनिंग याद करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पे फिक्स होगा दोनों में से। बाय द वे ये एक आसान पैटर्न है, पहले आपको इसका सेंटेंस बनाने के लिए पूछते थे और अभी भी ऐसा आ भी सकता है। दोनों में से कोई पैटर्न फॉलो करेगा वो, मोस्ट प्रोबेबली वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा कि फिल इन द ब्लैंक, दो ऑप्शन दी होंगी। अदरवाइज़ ये भी दे सकता है कि एक लिस्ट दे दे 6-7 फ्रेजल वर्ब्स की, उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। नेक्स्ट है इसका बी पोर्शन। तो बी पोर्शन जो है उसमें, अच्छा ये एक और बात में चलते चलते बता दूं, 6 नंबर का है, 8 पूछे गए हैं, आप 8 के 8 अटैम्प्ट करेंगे और जो अगर एक दो गलत हो जाते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप 6 अटैम्प्ट करते हैं उसमें एक दो गलत हो जाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, बी है जी, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द पेंसिस, ब्रैकेट्स को बोलते हैं पेंसिस। तो ये लिखा हुआ है दे वर्क ऑन द प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट है तो ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कॉन्टिन्यूस है तो इज़ वर्किंग, या दे है तो आर वर्किंग आना चाहिए, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एट द मोमेंट। तो आपने क्या किया, आपने ब्रैकेट वाले वर्ड को उसकी फॉर्म भी लगाई, मतलब वर्क तो वर्किंग लिखा, फोर्थ फॉर्म लगा दी और साथ में उसका हेल्पिंग वर्ब भी दिया, जैसे कि यहाँ पे आर आपको नज़र आ रहा है। तो टेंस की नीड जो होगी आप उस लिहाज से अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब और अप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म यहाँ फिक्स करेंगे। समटाइम्स कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती, सेम टेंस सेम वर्ड को ही लिखना पड़ जाता है, वो वहाँ पे अगर फिक्स हो रहा हो तो। नेक्स्ट है जैसे ही राइट
अब राइट ब्रैकेट में वर्ड है, वर्ब है। अ नॉवल सिंस लास्ट अक्टूबर, जहाँ सिंस फॉर आएगा तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाना है। तो ही हैज़ बीन राइटिंग, आपने हैज़ बीन वो प्रोवाइड किया और राइटिंग आई एन जी ऐड किया राइट में। अ नॉवल सिंस लास्ट अक्टूबर। नंबर 3 है एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू द मैन। जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना कि हमें बात बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस वहाँ पे सेम टेंस के साथ ही लिखा होता है और ये आपको चेक करता है एग्जामिनर कि आपकी सेंस कैसी है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही पहले लिखी हुई थी क्वेश्चन में भी, आपने सिर्फ क्या किया, उसको आपने ब्रैकेट ख़त्म कर दी और उसको हाईलाइट कर दिया। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू द मैन, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूँगा कि 7 अगर दिए हैं तो 7 के 7 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, किसी को छोड़े नहीं। अगर कोई कटिंग वगैरह होती है या आपका कोई गलत होता है अटैम्प्ट, तो उसकी वजह से आप सेफ हो जाते हैं फिर भी। आगे पंक्चुएशन है, तो देखें पंक्चुएट करना है, आमतौर पर पंक्चुएशन में किन चीज़ों का ख्याल करना होगा। इन्वर्टेड कॉमास जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे लगाने हैं, जो किसी की ओरिजिनल वर्डिंग होती है उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, और जो ओरिजिनल वर्डिंग नहीं होगी उस पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने। बस ये में रखें, बाकी कैपिटल किसको करना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। जैसे ये लिखा हुआ है, ही इन्वाइटेड मी टू द फुटबॉल गेम बट आई wasn't able to go, James said, and I heard later that it was a great game. तो अब देखें ये जेम्स के अल्फाज हैं, जेम्स ने कहा ना, जेम्स हैड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि जेम्स के अल्फाज हैं। और कौन से अल्फाज जेम्स के हैं कि ही इन्वाइटेड मी टू द फुटबॉल गेम बट आई wasn't एबल टू गो, यहाँ तक जेम्स के अल्फाज थे। तो हमने क्या किया, इसको इन्वर्टर कॉमर्स में कर दिया, ही का एच कैपिटल कर दिया, स्टार्टिंग लेटर है, और आई को कैपिटल किया क्योंकि आई जिसका मतलब मैं होता है, ये कहीं पे भी आ जाए तो कैपिटल लिखना चाहिए। और बट से पहले कॉमा यूज़ किया क्योंकि जो कोऑर्डिनेट इंजेक्शन होती हैं, याद रखिएगा, उससे पहले कॉमा लगाना पड़ता है। और वाज और नॉट लिखा हुआ था तो इकट्ठा करके लिखा है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा है। वाज और नॉट को वजन बनाना है तो आखिरी टी से पहले कॉमा अपोस्ट्रोफी की सूरत में लगाना है। अच्छा, उसके बाद जेम्स सेड जो है उसको हमें इन्वर्टर कॉमा से बाहर लिखना है, और उसके बाद फिर दोबारा से वो उसने कॉमा इन्वर्टर कॉमा जो ना वो लगाने हैं हमने, क्योंकि एंड आई हर्ड लेटर दैट इट वाज अ ग्रेट गेम, ये भी उसकी पर्सनल वर्डिंग है, तो इसलिए इसको भी इन्वर्टर कॉमा में ले जाएंगे और एंड का ए कैपिटल करेंगे। और वैसे ये मेरे तहत एंड का ए कैपिटल इसलिए किया है क्योंकि जेम्स सेट के बाद फुल स्टॉप लग गया हुआ है। अगर फुल स्टॉप ना लग रहा होता, इसको कैरी ऑन करते, तो एंड का ए जो है वो स्मॉल होता। बहरहाल ये एक बारीक नुक्ता है, आप इसको बॉदर ना कीजिएगा। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, उसमें मैंने पंक्चुएशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसमें देखिएगा आपको ये बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन 6, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूल प्राइस राइज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द पब्लिक। वैसे ये मेरा गेस है कि कोई ना कोई लेटर जो है वो ज़रूर इस तरह का आएगा जो करंट अफेयर्स के हवाले से हो। तो अभी प्राइस हाइक भी एक उनमें से एक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी है, और भी बहुत सारे इस तरह के कोरोना के हवाले से भी अभी तक कोई लेटर नहीं आया। चलें, तो वही तरीका, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC अप्रैल 9, 2022 फुल स्टॉप, ये एक नंबर हो गया। द न्यूज़ सिटी DEF, ये मतलब 2 हो गए मार्क्स। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट देखें तो राइस का R कैपिटल, फ्यूल का F कैपिटल, प्राइस का P कैपिटल है। तो जो ओ ऑफ है और एंड है यहाँ पे देखें तो ये कैपिटल नहीं है। ये